मेरे बनारस के पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने कभी कहा कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर है मेरे भाई जवान लिखो रे। यहाँ जितने देशभक्त हैं आगे से पीछे तक सिर्फ वो ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे सौरभ जैन सुमन का, बाकी मैं किसी की ताली नहीं मांगता। चौथी पंक्ति पे ताली बजानी है। आदरणीय विवेक शंकर तिवारी जी की उपस्थिति है यहाँ पे। मैं सौरभ जैन को आवाज दे रहा हूँ कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर है मेरे भाई जवान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। जोरदार तालियां सौरभ जैन सुमन। काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा। एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग हैं अपने दोनों हाथों को उठाएं और जोरदार तालियों में तब्दील करके मुझे अनुमति दें। स्वागत है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बनारस हमेशा की तरह स्नेह देता रहा है। ये मेरे जो भगवा पहने हुए दोस्त हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग आगे आ जाएं तो मुझे और अच्छा लगेगा और ऊर्जा मैं महसूस करूँगा। जितने लोगों ने पटकी पहने वो सब आगे आ जाए मेरे साथ। ये दावा करता हूँ दोस्तों कि जितनी देर इस माइक पर हूँ उतनी देर कहीं ना कहीं खून आपका मेरे साथ रहेगा। ये भाई साहब आप थोड़ा सा पैर सीधे कर लीजिए। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप चिल्ले लाई और मैं नारा भी खड़ा हूँ। क्या कहने, आइए मैं पंक्तियां शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, एक अफजल को और एक कसाब को। रात के किसी पहर में, सर आप ये मफलर उतार देंगे प्लीज। हाँ, दरअसल हम दिल्ली के नजदीक रहते हैं, किसी को मफलर में देखते हैं ऐसा लगता है धरने पर बैठा हुआ है। तालियां वाली हैं तो मिलकर के आए, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी। रात के समय उनको सूली पर लटका दिया गया और सुबह सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने अफजल को लटका दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया। उस समय के एक बड़े नेता मिले मेरे को एक कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये फाइल रातों रात क्यों सल्टा देते हैं? इनको चुप कीजिए, हाँ पीछे जो आवाज आ रही है। मैंने पूछा कि क्या कारण है आप रातों रात फाइल को क्यों सल्टा देते हैं? जनता को बताया क्यों नहीं जाता कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि सौरभ भाई अगर हम लोग ये डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो लोग विद्रोह करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे दल का कोई विरोध करे। विश्वास मानिएगा, अंतर मन से आह निकली थी, अंदर से ये चीख निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के दहलने लगे। वो सपना पूरा होते हुए देखा, तब पंक्तियां देना चाहता। मुझे गुबार दिखना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी तालियों की गर्माहट, क्रांति धरा मेरठ से आया हूँ, मुझे लगना चाहिए कि माँ गंगा के घाट पर खड़े होकर के देशभक्तों के बीच कविता पढ़ करके आया हूँ। मैं पंक्ति देता हूँ, सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। जिंदाबाद। क्या हिम्मत थी फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी। एक इसी गोत्र का मुक्तक और सुनाता हूं, सुनिएगा। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किसी नीति के अंतर्गत,
हुआ। केवल 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई पर, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। एक बचा था कसाब, और साथ दामाद बन करके रहा हमारी जेलों में। हमारे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनका भी परिवार है। केजरीवाल जी बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनका भी परिवार है। साहब किसका परिवार? जिसने ये नहीं देखा कि उनकी गोलियों में और गोलों के सामने आने वाले छोटे बच्चे हैं या वृद्ध लोग। ना महिला देखी, ना पुरुष, ना जाति देखी, ना नियम। उनके परिवारों के ऊपर हम दया करें। साहब हिंदुस्तान इतना नपुंसक नहीं हुआ। सौरभ कहने की हिम्मत करता है, आप स्वीकार करना। बोले इनके परिवार वाले हैं, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। मैं विरोध की 4 पंक्ति पढ़ता हूं, लगे कि गंगा किनारे से ये आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए थी। तब जितने लोग यहां पर बैठे उनका समर्थन मांगता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पैने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह। और अब मैं दावा करता हूं कि अब अगर हिम्मत हो तो तालियां रोक करके बताऊं। 4 पंक्तियां आपकी धरती से उठाना चाहता हूं। साहब लोग कई बार आरोप लगाते हैं आप दल के पक्ष में पढ़ते हैं, विशेष दल के पक्ष में पढ़ते हैं। मैं विशेष दल के पक्ष में नहीं पढ़ता साहब। मैंने परिवर्तन देखे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले हम लोग फिल्मों में देखने जाते थे, टॉकीज में फिल्में, तो वहां पर राष्ट्रगान बजा करता था, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कुछ लोग बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे देखो देशभक्त खड़ा हो गया, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा हो गया, और हम कुछ नहीं कह पाते थे। आंखें नीची करके अपने परिवार वालों के साथ वापस आ जाते थे। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी। ये परिवर्तन। और साहब अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र का एक विधायक अबू आजमी वो एक टिप्पणी करता है हिंदुस्तान के। छावा किस किस ने देखी, एक बार हाथ उठा करके सबने देखी होगी, सबने देखी। संभाजी महाराज के बलिदान पर थूकते हुए उस हीजड़े ने यह बात कही कि बलिदान का सबसे बड़ा नाम था औरंगजेब, श्रेष्ठ शासक था, और उसने कोई भी कत्ल यदि किया तो राजनीतिक कारण थे, उनके पीछे कोई जातिवाद नहीं था। साहब जब पूरे हिंदुस्तान से कोई आवाज नहीं आई तो हमारे योगी जी ने कहा कि अगर आपके बस की इस बदतमीज का इलाज नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भेज दो, हम ऐसों का इलाज करना जानते हैं। ये परिवर्तन हम लोगों ने महसूस किए साहब। एक पत्रकार ने योगी जी से पूछा आप कैसे इलाज करते हैं, उन्होंने कहा भेज के देख लो। बोले नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति देशभक्त है? तो बाबा जी ने कहा हाँ, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। हमने पहले कूटा तो जो बातें नहीं जानते, हमारा प्रदेश आज उनको लातों से बातें समझाना जानता है। मैं उस प्रदेश की हिमायत में बात करता हूं। बात पहुंच जाओ साहब, अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक मुशायरा था, तो एक शायर ने एक कोट किया, मुक्तक बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सांझी आपके समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां। कोट किया दुष्यंत का मुक्तक कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों, और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। एक चाचा खड़े हुए, बोले साहब पत्थर उछाला था, बाबा जी ने 8 लाख का जुर्माना भेजा, कल दुकान की बिक्री आप ही आ जाए। तो हम उस प्रदेश में हैं जो प्रदेश उत्तर देना जानता है। पिछले दिनों की बात है, लखीमपुर खीरी में एक बड़ा कांड हुआ था, पूरे देश की राजनीति वहां पर आकर के रोई।
उसके ठीक अगले दिन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक विद्यालय में आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर हमारे कलेजों में सुराख किए गए और पूरे हिंदुस्तान से कोई शब्द नहीं गूंजा। तब सौरभ को लगा कि मुझे अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए और इस नासूर की दवा लिखनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ जैन सुमन ने सही पढ़ा है तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक इस सदन में ना गूंजी हो। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, सुनने की आप करना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को पटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। पसंद आया हूं तो एक बार आपकी तालियां मुझसे गा जाए। सांड जी ने बहुत बड़ा उपक्रम किया साहब। 57 वर्षों में पहली बार रस परिवर्तन हुआ इस मंच पर और मैं चाहता हूं कि ये परिवर्तन बना रहे। कविता के मंच से ठहाके भी हो, हंसी भी हो, ठिठोली भी हो, लेकिन अंत में एक ऐसी कविता भी हो जब आप कल सुबह उठें तो ये कहें कि हाँ हम देशभक्ति की कविता पढ़कर आए। एक बार आपकी तालियों की मोहर इस पर लगे। स्वागत है भाई। एक कविता विशेष मेरा पढ़ने का मन है। मैं जानता हूँ आप सबको जाना है, हमें भी जाना है, हमें कोई यहीं थोड़ी ना रुकना, लेकिन जितनी देर आप हैं मैं चाहता हूँ कि उतनी देर आपका मन मुझ तक मिले। एक कविता मेरे इन दिनों चर्चित कविता है इतिहास, अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने रखूं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छी कविता है। बाबू जी आप बैठे। ये अंबर जी आप आगे आ जाएं। आप ताली नहीं बजा रहे। मैंने आपकी उन कविताओं पे बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं पंक्ति पढ़ता समय कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है कि गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस कविता को आप तक पहुंचाने से पहले। जिस धरती पर खड़ा हूं साहब, शायद उसका भी कोई ऋण सौरभ पे है जो मैं कवि हो गया। मैं वो ऋण उतारना चाहता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से वो एक बात कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम भी ये बात कहते हैं कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं इस बात को सिद्ध करता हूं और आपको लगे कि सौरभ ने सिद्ध सही किया है, तब आप लोगों के हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से अयोध्या खुदी राम निकले, ज्ञान वापी खुदी महादेव निकले, मथुरा खुदी कृष्ण निकले। और ये मेरा दावा है कि जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा विश्व देखेगा। क्या बात है। तब कहना चाहा साहब छोड़ो धरती को खोदना, अपनी नस्लें खोद लोगे तो वहां भी हमारे पुरखे निकलेंगे। अमर अकबर एंथनी किस किस ने देखी है? सबने देखी है। जिसने नहीं देखी जाके देखना। बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल होता है। पढ़ता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई
शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदा ही चाहता है। अब तालियां कमजोर हैं। बहुत बहुत मन से पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त नेकर वाले मुझसे बोले, सौरभ एक सीरियल शुरू हुआ है पृथ्वीराज चौहान, इसको देखना। मैंने कहा क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुम्हें कंटेंट मिलेगा। सर पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग हमें बताना क्या चाहते हैं, ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। वो बाजीराव जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसे एक नर्तकी के प्रेम में मरता हुआ दिखा दिया और हम जाकर के वाह कराए। साहब इससे बड़ी नपुंसकता कोई नहीं हो सकती। क्या बात। मैं विरोध कर रहा हूं, मेरे इस विरोध को अपनी तालियों का दर्द देना, ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान में ये दर्द गा सकूं। एक बार पूरा सदन मेरे को अपनी तालियों से आशीर्वाद दे। मैं हिम्मत करता हूं। स्वागत। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो आज भी उदयपुर चले जाओ, सिटी पैलेस में उनका भाला और उनके वजन रखे हुए हैं जो आपकी पुश्ते हिला नहीं सकती। साहब आप कहते हो एक भेड़ को शेर मान ले, हिंदुस्तानी मानने वाला नहीं है। मैं विरोध की पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे बताना कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा। भाई साहब ये रात में इस समय किसका फोन है? संतोषी। 12:15 बजे आपका फोन रात में? स्वागत। रात के समय 2 ही लोगों के फोन आते हैं, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले। और ये मुझे उधार वाले लग नहीं रहे। देखिए ध्यान भटकता है, मेरा मन है